चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। देखो 18 और 117 के एचसीएफ को क्या लिखा जा सकता है? 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब 18 और 17 का एचसीएफ कौन सा है? ये है नंबर। ठीक, तो क्या करना है? m का मान ज्ञात करना है और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे? मतलब 18 और 117 के गुणनखंड जो है उनमें ऐसी उनको गुणनखंड करके एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए उत्तर नंबर 8, 18 के गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 18, 2 निम्न 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, और किसके? 117 के। 117 कितने जाएंगे गुणनखंड? इसको काटे 3 से, 3 3 9 और 3 निम 27, 3 एकम 3, त्रिका 9 और ये 13 1। इसके गुणनखंड कौन से आ जाएंगे? देखिए 18 के आ जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, गुणे 1। और 117 कितने आ जाएंगे? 3 गुणे 3 गुणे 13 इंटू 1। तो इसके और इसमें इसमें कितना कॉमन है? एचसीएफ निकालना है हमें। एक ये संख्या कॉमन मिल गई और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देयरफॉर एचसीएफ कौन सा है? एचसीएफ हो जाएगा 3। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब क्या करना? एचसीएफ उसने कहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में दर्शाया गया, मतलब यही एचसीएफ के बराबर होगा, यही एचसीएफ है। ठीक है, 118m माइनस 117 बराबर 3 बराबर एचसीएफ जो उसके बाद लिख लेना, क्योंकि स्टेप मार्किंग के भी नंबर होते हैं बोर्ड में। एचसीएफ, ठीक, तो ये हो जाएगा 3, 18m माइनस 117, 117 को उधर भेज दो तो 120 हो जाएगा। चलो आप करके दिखाता हूँ, तब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, बच्चे हैं छोटे नन्हे मिन्ने प्यारे बच्चे। देखो ये 3 आया, प्लस जब ये माइनस आया, जब इधर इक्वल टू के इधर आता है तो ये प्लस में चला जाता है। ठीक है, ये बीच में नहीं लगाया जाता, ये सॉरी गलती से लग गया। बराबर, ठीक है, बराबर 117, तो 7 3 10, मतलब कि ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 कहां से? 2, 120 हो गया 18m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 अपॉन 18, 3 से काट लो, 3 18, 3 12 और 2 3 6 20। कहीं पे हमारी गलती हुई है लग रहा है इसमें। 3 त्रिका 9, क्योंकि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, एलसीएम जो है गलत हो गया कहीं पे। 2 निम्न 18, ठीक, 3 त्रिका 9, ठीक है। इसमें भी 2, ओ सॉरी सॉरी बच्चों, ये गलती हो गई। इसमें एक ये 3 और है, देखिए ये 3 और एक ये 3 गलती से लग गया। ये हो जाएगा 3 और हो जाएंगे, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ को देखो, एचसीएफ कितना है? 9। ठीक, एचसीएफ 9 है, तो इधर भेजेंगे इसको। 9 प्लस 117 बराबर 18m। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा? इसको करते हैं हम लोग 18m बराबर और 16, 126 हो जाएगा। ये देखो, ये हो गया 8 8 16, 7 और 9 16 और 26, 126, 126 हो गया। अब ये देखो m की वैल्यू आ जाएगी 126 अपॉन 18। एक 3 से काट लेंगे, 3 6 18, 3 4 12, 3 दूनी 6, 6 7 42। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। हमें पता था, हमें क्या पता था कि जो फॉर्मूला था, जैसे संख्या मान ली मैंने 1
दोनों संख्याओं का गुणनफल, इधर लिख देता हूं फॉर्मूला। दोनों, आप देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है क्योंकि स्टॉप मार्किंग मिलती है इन क्वेश्चन में। ये वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिए इंपॉर्टेंट लिख दो। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला है। इतना अलग है ये, ठीक है, ये अलग है। ये एम की वैल्यू निकाल ली हमने, एम की वैल्यू निकाली। अब ये जो पूछा गया 7 ही 18 इस 17 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 18 गुणे 117, एलसीएम कितना है, एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम ऐसे ही रखो। एचसीएफ की वैल्यू 9 आई थी, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको ले आएंगे 18 गुणे 117 इक्वल टू एलसीएम अपॉन 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम बराबर ये 7 दूनी यहाँ पे कर लेते हैं 117 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 4, हाथ से लगी 1 2 1 3 और 2, 234। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 234, ठीक है, ये हो गया। आप नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर है नमक। इसमें क्या बोला गया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब उसने ये कहा है, देखो 6 के गुणनखंड पहले से कितने होते हैं, 2 तिया 6, 6 के गुणनखंड इतने 2 ही होते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि अब क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम 6 के गुणनखंडों को मल्टीप्लाई या गुणा करें, जैसे 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, तो इनको गुणा करें तो क्या इकाई अंक पर कोई अंक, इकाई अंक पे 0 आ जाएगा, जैसे 2 3 6 6 तो ये आ गया, तो इकाई अंक पे क्या ऐसा हो सकता है कि 0 आ जाए, ये बोला है इसमें। तो वही दर्शाने के लिए बोला है कि इसको बताओ कि क्या इकाई अंक पे 6 आ जाएगा। तो ऐसा देखते हैं अब क्या होता है। देखो ये बोला गया है 6 की पावर n के गुणनखंड ये हो गए, तो हमने ये क्या किया, 2 इंटू 3 लिख लिया, लिख लिया, इसके ऊपर पावर लगा दी, क्योंकि ये 2 3 6 ये अंदर ब्रैकेट में बंद है, समझ लो 2 के इसके गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड हो गए इसके दोनों, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ये पता चल रहा है कि इसमें 5 नहीं है, इसमें जो है अगर 5 आ जाता तो यूनिट डिजिट पर, जैसे देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, अगर ये 5 आ जाए तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई एक अंक पर 0 आ जाएगा, तो 2 पंजे 10, ये 3 इंटू 10 मतलब 30, देखो इकाई अंक पे आ गया 0। तो इसमें क्या है, इसके गुणनखंड तो 2 ही है, इसमें 5 तो है नहीं, तो ये तो संभव है नहीं कि इकाई अंक पे 5 इकाई अंक पे 0 आ जाए। तो ये देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें इकाई अंक पर 0 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिएगा, ठीक है, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 के 6 की पावर n के गुणनखंड सिर्फ 2 हैं,
ब्रैकेट में लिख देना 2,3, ठीक, 2 है, अतः इसमें 5 संभव नहीं है, इसलिए इकाई अंक पर शून्य नहीं संभव है। लो ये सब हो गया, इतना करना है उससे। चलिए नोट कर लीजिए, हम ड्रॉप कर दें इसको। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये वाली संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मैंने क्या बताई थी इस टाइम पे, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिनके 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर मतलब गुणनखंड, 3 गुणनखंड हो और जिनका शेषफल जो है वो 0 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं जिनके कितने गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा, 3 होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे जिसके, वो होंगी भाज्य संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये क्या है, पहले ये वाली संख्या ले लेते हैं, उत्तर 10, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला, ये सारे इंटू में है, सारे के सारे इंटू में, और ये प्लस में है। तो जब सारे के सारे इंटू में है, ये संख्या 1 हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। प्लस बीच में जुड़ जाता है तो मतलब दूसरा हो गया, ये पूरी एक संख्या है और एक ये संख्या हो गई। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या, 13। ये देखिए 13 कॉमन आ रहा है, ये 13। जब हम इसको 13 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमने लिया, एक 13 तो यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 1, 7 इंटू 11 इंटू 1 बचा, यहाँ पे 13 बाहर निकलिए तो क्या बचा, 1, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 13 77 और प्लस 1 78। तो 13 गुणे 78 कितना आ जाएगा, हम लोग करते हैं 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 हो गई, हासिल लगी 10, 6 78 सत्ते 91, और 91 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1, और ये आ गया देखो। और ये क्या है, इसमें देखिए आप 13 इंटू 78, इसमें क्या छिपा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक तो ये गुणनखंड हो गया 13, और 13 इसमें एक और 13 हो गया, ये 13 हो गया, और नहीं, एक ये 13 हो गया, एक ये 13 है, तो ये तो कॉमन ही है। तो 6 78 और इसका एक और गुणनखंड हो जाएगा, कौन सा, 1। ये कितने, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3। तो हमने क्या 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 देखा इसमें कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं 78 के, तो इसलिए ये क्या है, 1014 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, दूसरी वाली को, इसकी दूसरी वाली को चेक करें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी देखो ये एक संख्या हो गई पूरी पूरी,
ये देखो, ये यहाँ तक एक संख्या हुई और ये दूसरी संख्या हुई, तो इस संख्या में से 5 उठा लेते हैं, इस संख्या में से 5 उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ गया, 5। अब इसमें 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अब ये यहाँ से कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 6 चौगु 24, ये हो गई, और 6 सत्ते 42, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये और ये संख्या का, और प्लस 1 करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देख लेते हैं, 42 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 चौगु 16, 4 8 8 0 9 1 10, ठीक। कितनी आ गई इसकी, 5 गुणित 108, ठीक। अब 108 जो है उसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, देखो 2 पंजे 10 और 2 चौकू 8, ये देखो एक तो ये हो गया, तो इसके कितने गुणनखंड मिल जाएंगे, 3। इसलिए देखो इसके आंसर क्या आ रहा था, 5 5 40 की 0 4 0 5, ये देख लीजिए आंसर सही आ रहा है, 1008 5 40 05, हाँ सही आ रहा है। ये देखिए इतना आंसर आ गया, ये इसके गुणनखंड 3 हो जाएंगे, 3 होने जैसे 3 होंगे तैसे ये भाज्य संख्या बन जाएगी, तो इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर वो वाला करवाते हैं। चलेगा, देखिए इसमें क्या बोला गया है, उत्तर 11। इसमें बोला गया है किसी एक खेल के मैदान के चारों ओर, मान लिया ये वाला खेल का मैदान है, देखो ये खेल का मैदान है, तो ये खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब कि सर्कल जैसा, ठीक है। ये सर्कल, ये पथ है, ये पथ है, इस पे क्या हो रहा है, सोनिया जो है, सोनिया जो है 18 मिनट में लगाती है, ठीक। सोनिया कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट चक्कर लगाने में लगाती है, कि यहाँ से चलती है, ऐसे करके चक्कर लगा लेती है 18 मिनट में। और रवि कितने मिनट लगाता है, रवि जो है, रवि 12 मिनट लगाता है, 12 मिनट, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान, उसमें ये कहा गया है कि एक ही स्थान, मान लिया ये वाले स्थान से वो चलना प्रारंभ करते हैं दोनों लोग, ये रवि और प्लस सोनिया दोनों लोग चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, समझ लो, ठीक। तो क्या करना है, एक ही दिशा में चलते हैं, जैसे उन्होंने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और इसी दिशा में चलते हैं, और इसी दिशा में चलते हुए यहाँ पुनः कब मिलेंगे आगे, इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया। तो जब भी ऐसा हो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक जगह से स्टार्ट हुआ और दूसरी जगह से एक ही दिशा में चल के और उसी दिशा में आ गए, कितने मिनट बाद मिले, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एलसीएम लिया जाता है हमेशा, ठीक है। एक ही दिशा में चले और एक ही स्थान से चले, तो और दोबारा पुनः कब मिलेंगे, तो इसमें हमेशा एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका, कि प्रश्नानुसार ऐसे लिखना है, प्रश्नानुसार क्या दिया था, कि सोनिया जो है, सोनिया चक्कर लगाने में
18 मिनट 18 मिनट लेती है। और दूसरा कौन सा, दूसरा रवि है, और रवि चक्कर लगाने में क्या करता है, रवि 12 मिनट लेता है। चक्कर लगाने में 12, ये हिंदी में लिख लीजिएगा, 12 मिनट लेता है। ठीक, तो अब इसका क्या करना है, हमें इसका लेना लसापा, लसा मतलब एलसीएम, इसको लिख लेना लसापा मतलब एलसीएम। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं तो देखिए 18, 2 निम 18, 3 53, 3 एकम 3। ठीक, और इसका कितने आ जाएगा 12, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक, तो इसका एलसीएम जो होगा वो 18 का गुणनखंड लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 3 1, और 12 के कितने आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। इसका कॉमन देख लो, इसका कॉमन देख लो, इसमें ये वाला कॉमन, इसमें ये वाला कॉमन, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमेशा कॉमन कॉमन वाला एक बार, ये लिख लिया, इसको काट दो, इसमें उधर नहीं काटना। ठीक, ये समझ ले, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसको एक बार लिख लिया, ये काट दो। अब क्या बचा, इस वाली लाइन में देखो 3 बचा, इस वाली लाइन में देखो 2 बचा। ठीक, 2 बच गया। अब ये क्या करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 36 मिनट। वो पुनः कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद। इसमें नीचे लिख देना कि वो पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12, क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये है वाई, तो उत्तर क्या आएगा 12 का। देखो ये जो संख्या होती है, ये वाली संख्या, अगर इन संख्या के ही ये वाली संख्या के ये वाले गुणनखंड होते हैं हमेशा, तो ये जब गुणनखंड है तो ये संख्या इन्हीं से तो मिलकर बनी होगी। तो मतलब कि y बराबर 5 गुणे 13 इक्वल टू 65। y कितना आ गया 65। ठीक, जब ये y आ गया तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या x जो निकाली है वो इन दोनों के गुणनखंड से ही तो बनी होगी। तो x बराबर 3 गुणे 195। ठीक, तो x कितना आ जाएगा, 3 15 की 5 और 3 में 27, 27 एक 28 की 8, हाथ से लगी 2 3 2 5। देख लीजिए सही सही हुआ ये 195 गुणे 3, 6 15 की 5, हाथ से लगी 1, 3 में 27 एक 28 की 8, हाथ से लगी 2 3 2 5। ये देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू देख लीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई 585, वाई की आ गई 65। चलिए दूसरा करते हैं, डस्टर। देखो 13 वाला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है जैसा हमने पिछली बार पिछला क्वेश्चन किया था, एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हम लोग। देखिए व्याख्या करनी है हमें कि क्या है भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिनके 3 फैक्टर हों। ठीक, एक नंबर खुद हो सकता है और उससे और भी दूसरे नंबर होते हैं, 3 गुणनखंड हो, एक ये एक 3। ठीक, तो ये हो गया 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11। ठीक, मतलब एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। तो अब ये वाली संख्या है, इसमें ये वाला नंबर कॉमन आ गया,
इसमें ये वाला, ठीक। तो इसमें कॉमन जो है 11 आ गया और 7 इंटू 13 लिख लिया प्लस 1, ठीक। तो ये कितना आ गया, कह सकते 91, 91 गुणे 11 और 91 प्लस 1, 11 गुणे 92, ये आ जाएगा 92 गुणे 11, 11 दूनी 22, 2 11 99, 99 और 2 11। देखो ऐसे कर लो इधर, अगर जिसको नहीं आ रहा हो, 99 हो गई, 2 11, 11 की कहाँ से लगी है 10, ये आएगा 101, इतना आ गया। ये देखो ये वाला जो आया है, ये संख्या, ये वाली संख्या तो है, ये वाली संख्या है, इसके ये गुणनखंड है इसके, तो इस वाली संख्या में और भी गुणनखंड छुपे हुए, तो मतलब 3 गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लिख दो, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे करके इसको नीचे वाला देख लो। अब ये नंबर दूसरा वाला है, ये लिख देना नीचे वाले में भी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 3। देखो अब ये वाला नंबर है, इसमें ये पूरा एक नंबर है और एक नंबर ये रहा, तो इन दोनों में कॉमन लिया अगर तो हमें क्या मिला, 3 कॉमन मिला, ठीक है। इसमें 3 ले लिया, तो 3 जब कॉमन मिल गया इसमें, तो बचा गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 और ए प्लस 1, ये इसके अंदर ही आएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई में है, ऐसे कर दिया, ठीक है। 3, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 कर लो, ठीक। 6 चौगु 24 कर लो, ये 24 हो गया, ये 10 हो गया और ये 24, ये 70 मान लो इसको हो गया, ठीक है। 70 गुणे 24 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 7 चौगु 28, 28 की 8 हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14, 14 15 16, 16 प्लस 1, अभी कितना आ जाएगा 3 गुणे 1 6 9, तो आ जाएगा इसका 3 निम 27 7 हाथ से लगी 2, 16 48 50, तो इतना ही आ रहा। और जब ये वाली इसमें ऐसे ही लिख देना, ये वाला जो है देखो, एक तो ये गुणनखंड हो गया, इसमें भी और भी गुणनखंड है, ठीक है। तो जब इसमें भी और गुणनखंड है, मतलब अगर ये एक ही गुणनखंड मान लो तो भी इसका एक गुणनखंड 1 होगा, तो जब ये एक गुणनखंड 1 होगा तो इसके तीन गुणनखंड हो गए, तो 3 गुणनखंड जैसे ही होंगे तैसे ही ये भाज्य संख्या बन जाएगी। तो ये वाली लाइन जो है इसमें भी लिख देना, बस आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो। ओ सॉरी, तो हमें लग रहा गलत हो गया इसमें, यहाँ पे कितना आ रहा है इसका, सॉरी बच्चों, ये यहाँ पे गलती आ गई इसमें, देखो मल्टीप्लीकेशन में गलती हुई वहीं पे, इसमें हुआ, देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 जो है 3 3 कॉमन आ गया, संख्या यही है, ये देख लो पहले क्वेश्चन देख लो।
7 6 5 4 3 2 1 प्लस 3। ठीक है, 3 कॉमन आ गया। कहीं पे गलती हुई है बेटा, देखो 3 आया। अब हमने क्या किया, ठीक 3 कॉमन आ गया। 7 इंटू 6, ओ 6 में लग रहा है गड़बड़ कर दिए थे हम। 5 टू 4 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10। ठीक, और 7 6 42, और ये 4 इसमें और बचा है, तो 3 गुणे 42 इंटू 4 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, तो ये 10 4, 3 गुणे 4 8, 4 चौको 16। ठीक है, प्लस 1। सारी गिनती हो गई। ठीक है, तो 3 गुणे 16 81 बराबर हो जाएगा 3 3 8 24 4 कैसे लगी 2, और 2 गई 6 18 19 और 20 20 की 0, हासिल कितनी लगी 2 3 2 5। आंसर इतना आना चाहिए, वो गलती से हो गया था बेटा। तो अब ये देख लीजिए, अब इसके भी 3 गुणनखंड है, यही वाली लाइन इसमें भी लिख देना है, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पे भी लिख देनी है, आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बच्चे शुरू कर दे। 14 क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये जो गुणनखंड होते हैं ये इसी के होते हैं, ये दोनों जो गुणनखंड है ये वाले, ये इसी के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 161 बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 7z। ठीक, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 161 बराबर अपॉन 7, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 एकम 7। z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 23, यहां से निकल गई ये। ठीक, अब ये देखो, ये y निकालना है हमें, तो इसके गुणनखंड कौन से हैं, ये 3 और y। ठीक, तो ये गुणे ये बराबर ही, ठीक है, तो 3y इन दोनों का गुणनखंड होगा, इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 3 1। ठीक, तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 8 1 अपॉन 3, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1127। हमेशा पीछे से करो, या फिर ये डब्बा याद रखो, बस डब्बे के गुणनखंडी होंगे जो इससे, ये डंडी निकली हुई है इसका मतलब ये गुणनखंड है इसके। ठीक, और इसके देखो, ये जो ये डब्बा है ये डंडी निकली हुई है, मतलब ये दोनों इसके गुणनखंड है। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 3 3 8 1 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एकम 2 8 16 6 हासिल लगी ये 6 1 7 और 3 6, x की वैल्यू ये रही। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये वाली क्लास समाप्त होती है और अगली क्लास जो है वो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।